इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको डेवऑप्स का इंट्रोडक्शन दिया होगा। डेवऑप्स क्या होता है, व्हाट इज ऑल अबाउट द वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल और दूसरे मॉडल्स में क्या डिफरेंस है। ये नोट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आज। डेवलपमेंट के कुछ ग्रुप्स बताए थे, कितने तरह की जॉब्स होती हैं, डेवऑप्स क्या है। अगर आपने ये क्लास अटेंड नहीं किया है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें। ये सारी बातें लास्ट क्लास में मैं कर चुका हूं। आज एक नया टॉपिक शुरू करूंगा मैं। द टॉपिक नेम इज इंट्रोडक्शन टू द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या नीड है। जो लोग रियल टाइम में कहीं पे वर्क कर रहे होते हैं ना कंपनी में, उनको इसकी जरूर एक नीड पड़ती होगी। बट अगर आप एक स्टूडेंट लेवल पर हैं तो अभी इसकी नीड नहीं है आपको। बट किसी न किसी दिन तो जाकर आपको कंपनी में वर्क करना पड़ेगा ना। सो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, नीड ऑफ द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आजकल आप लोग एक कॉलेज लेवल पर जो काम कर रहे हैं विच इज विदाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बताऊंगा। देन वी वुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। आपने कभी वर्ड सुने होंगे, मैंने आज अपने कोड को कमिट कर दिया, मैंने वहां से चेकआउट ले लिया है, मैंने अपने कोड को पुश कर दिया समवेयर, पुश पुल। ऐसे वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे कभी ना कभी। अगर नहीं सुने, इसका मतलब अभी हम बहुत बेसिक लेवल पर हैं। कमिट, लाइक चेकआउट, पुल, पुश, रिपोजिटरी, इन सारे टर्म्स के बारे में बताऊंगा। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसका एक नाम और है इंडस्ट्री में, उसे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं, या कई सारी जगह पर इसका नाम होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम। बट सबसे ज्यादा जो फेमस वर्ड है ना, फेमस, विच इज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दिस वन, ये वाली चीज। मान के चलिए आप किसी एक कंपनी में डेवलपर हैं। बीइंग अ डेवलपर आपको क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। यू आर अ डेवलपर इन अ कंपनी, so being a developer we have to write the several files which contains what, source code। जिस कोड को आप और हम लोग टाइप करते हैं उसको क्या कहा जाता होगा बताइए, सोर्स कोड कहा जाता है। तो सोर्स कोड किसके अंदर होगा, फाइल्स के अंदर। एक यूज केस लेके चलते हैं, एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक क्लाइंट आया और उसने मुझे एक रिक्वायरमेंट दी। कैरियर कंपाइलर के पास एक रिक्वायरमेंट आई, कल के लिए कोई भी एक कंपनी हो सकती है। इट कैन बी एनी कंपनी। सो client gave the requirement to the CCT to develop a project। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट तो क्लाइंट से ही मिलता होगा। आपने क्या किया, उस क्लाइंट के लिए एक फोल्डर बना लिया। लेट से आप कोई एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, HRMS। आपने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर 100 फाइल्स डेवलप की। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो कोई एक प्रोग्राम तो होगा नहीं, इट इज द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। मान के चलिए कि आपने 100 फाइल्स डेवलप की। फिर आप प्रेजेंटेशन देने गए क्लाइंट के सामने, आपने दिखाया कि सर मैंने ये चीज डेवलप की हुई है। तो क्लाइंट क्या करेगा, आपको कुछ सजेशन देगा कि भाई आप इस चीज को ऐसे कर दीजिए, क्योंकि इट इज अ डिस्कशन। क्लाइंट के सामने हमने जो काम किया उसको दिखाते होंगे, उसकी तरफ से कोई फीडबैक आता होगा और उस फीडबैक के ऊपर हम फिर कुछ वर्क करते होंगे। क्लाइंट सजेस्टेड सम चेंजेस, आपने क्या किया, बीइंग अ डेवलपर यू हैव चेंज्ड इट, चेंज सम फाइल सोर्स को टू मीट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट।
आपने चेंजेस किया, फिर से डेमो दिया आपने, आई गेव द डेमो एंड क्लाइंट सजेस्टेड सम मोर चेंजेस। देखिए, इट इज अ इंक्रीमेंटल प्रोसेस। दूसरी बार में गए, फिर उसने कोई सजेशन दे दिया, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज किया, आई चेंज सम फाइल्स, सोर्स कोड टू मीट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब तीसरी बार फिर डेमो दिया आपने। ध्यान से सुनेंगे, अरे ये तो एक डे टू डे प्रैक्टिस है भाई। आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाया, आपने पहली बार डेमो दिया, उसने आपको कुछ फीडबैक दिए, सजेशंस दिए, फिर आपने चेंज करके फिर दिखाया, और तीसरी बार फिर दिखाया। यानी कि डेमो कितनी बार दे चुके हैं आप? पहले दिया था, उसने कुछ सजेशन दिए, फिर दूसरी बार दिया, फिर उसने कुछ सजेशन दिए, फाइनली आप तीसरी बार जो डेमो देने गए, उसने कहा यार ऐसा करो, मुझे जो तुमने पहली बार जो डेमो दिया था वही चीज फाइनल कर दो तुम अब। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो एक ही फोल्डर में काम कर रहे थे ना भाई। दिस इज वन फोल्डर और इसके अंदर ये कुछ फाइल्स हैं। पहली बार में आपने काम किया, उसने कोई सजेशन दिया आपको, यू हैव डन सम चेंजेस इन इट, आपने कुछ चेंज कर दिया, यानी पुराना चेंज तो हट गया। तीसरी बार जब गए, फिर आपने इसे हटा के कोई और नया चेंज कर दिया, यू हैव डन सम न्यू चेंज इन दैट। अब आप ये बताइए कि भाई ये जो पहला कोड हमने लिखा था, उसके बाद दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया, हाउ कैन आई गेट द फर्स्ट टाइम कोड? क्योंकि आप तो जानते हैं, क्योंकि जब सेम फाइल्स में या सेम फोल्डर में काम हो रहा होगा, तो पुराना जो कोड है ना, वो तो ओवरराइट हो गया ना, तो आपको तो प्रॉब्लम होगी। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका जैसा एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर लेना। क्लाइंट ने क्या कहा? क्लाइंट आस्क्ड फॉर द फर्स्ट वर्जन ओनली। सो अगर आप नॉर्मली प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो एक फोल्डर में ही आप उसका कोड लिख रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई? ओवरराइट हुआ। परंतु देखिए, वी शुड नॉट ओवरराइड आवर कोड, क्योंकि क्लाइंट तो पहला वर्जन भी मांग सकता था ना। तब जाकर वर्जन कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में आया। इससे ये सबक मिलता है, इससे हमको ये लेसन मिलता है कि हमको हर वर्जन मेंटेन करके रखना होता है। पहले वर्जन में काम किया, उसको V1 कहते हैं। आपने इसमें कोई क्लाइंट ने सजेशंस दिए, आपने एक नया वर्जन बना लिया, इसको V2 कहेंगे। फिर से क्लाइंट ने कोई सजेशन दिए, आपने तीसरा वर्जन बना लिया, विच इज नोन एज द V3। अब क्लाइंट से कहें नहीं यार, मुझे आपका पहला वाला ही वर्जन ज्यादा बेहतर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो सारी चीजें मेंटेन की हुई है ना। तो ये नॉर्मली जो आपको अभी तक आता है कि आप फोल्डर के अंदर ही फाइल्स बना रहे होते, वहां पर आप इस डेटा को मेंटेन नहीं रख सकते, और हमें क्या करना है? एवरी वर्जन वी हैव टू मेंटेन। सो यहां पर मैं पुरानी जो आपको अभी तक आता है उसकी ड्रॉबैक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेंटेनिंग मल्टीपल वर्जन्स मैनुअली इज वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इन चीजों को मैनुअली मैनेज करना मेरी समझ में बहुत कॉम्प्लेक्स होता होगा। एक सिनेरियो लेके चला हूं, डेवलपर ए और डेवलपर बी वर्किंग ऑन द कोड, एट लास्ट वी हैव टू मर्ज द कोड डेवलप्ड बाय बोथ द डेवलपर्स। मान के चलो एक डेवलपर यहां बैठा है, लेट्स से शुभम, और यहां पर एक दूसरा डेवलपर है विच इज नोन एज गौरव। नेम कैन बी एनीथिंग, आप अपना नाम लगा लीजिए। और ये दोनों लोग जावा में कोड लिख रहे हैं, राइट? अलग अलग, एक बंदा इंडिया में बैठा है, दूसरा बंदा यूएस में बैठा है। और जब इस कोड को हमने मर्ज किया, मान के चलो ये हमारी कोई रिपोजिटरी है, क्लाइंट को जब हम कोड दे रहे होंगे, क्लाइंट तो यहीं से लेगा ना फाइनल सबमिशन को। देखो, एक बंदे का कोड जो होगा ना, वो ओवरराइड हो जाएगा। क्यों? दोनों ही लोग एक ही फाइल पे वर्क कर रहे हैं ना, तो जो लास्ट में कोड को मर्ज करेगा इसमें उसका रह जाएगा। तो ये पूरी कहानी आपको समझा रहा हूं। एट लास्ट वी हैव टू मर्ज द कोड डेवलप्ड बाय द बोथ डेवलपर्स एंड वी हैव टू डिलीवर टू द क्लाइंट। If both developers developed a file named with util.java, then one copy
will override with the another one, which creates the abnormal behavior. तो हमें कोड को ओवरराइट भी नहीं करना. सो दो प्रॉब्लम्स रही. हमको हर वर्जन को मेंटेन करके रखना है और हम ये चाहते हैं कि किसी भी डेवलपर का जो कोड है ना वो ओवरराइट भी नहीं होना चाहिए. भाई हो सकता है उसके पास कोई और लॉजिक हो, जिसका लॉजिक बेहतर होगा उसको हम रख लेंगे. एंड एवरी चेंज शुड बी ट्रैक्ड. देखिए कंपनीज में ये पता रहता है कि किसने क्या कोड लिखा है और किसने क्या गड़बड़ की है. ऐसे नहीं कि वहां पे आपने कसम खा ली, नहीं नहीं सर ये काम मैंने नहीं किया है. एवरीथिंग, हर इंसान का एक अकाउंट होता है. हु डिड द चेंज, कौन से टाइम पर उसने ये चेंज किया, पूरी टाइमिंग वाइमिंग सब आ जाता है. और कौन कौन सी लाइन में चेंज किया है, एवरीथिंग. जब आपका कोई सुपरवाइजर देख रहा होगा तो वो आपके चेंजेस देख सकता है कि इस बंदे ने कहां कहां पर चेंज किया और क्या नया लिखा है, पुराना कोड क्या लिखा हुआ था इस जगह पे. एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड. हर चीज को ट्रैक किया जा सकता है. एंड ऑल चेंजेस शुड बी मेंटेन्ड. ऐसा नहीं कि आपने नया कोई कोड लिखा और वो गलत है तो फिर से हमें पुराने वाले को रिवर्ट करना है. पुराने वाले पर अगर हमें पहुंचना है तो पहुंचा जा सकता है. कई बार कोई जूनियर डेवलपर जो होता है, बिगिनर होता है, उससे कुछ गलती हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर से पुराना वापस आ जाएगा. ओवरराइडिंग ऑफ द कोड शुड नॉट बी हैपेंड. डेवलपर्स हैव टू शेयर देयर कोड टू द पीयर डेवलपर्स. एक टीम में बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं और वो शिफ्ट में काम करते हैं. लेट्स से शुभम ने काम किया, 8 आवर्स उसने जॉब की. अब 8 आवर्स के बाद उसी कोड पर कोई दूसरा इंसान काम करना चाहता है. लेट्स से गौरव करना चाहता है. तो एक डेवलपर अपने कोड को शेयर भी कर सकता है दूसरे के साथ, सो दैट मल्टीपल डेवलपर्स विल वर्क इन द कोलैबोरेटिव वे. तो एक इंसान यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा, देन हाउ दे आर इंटरेक्टिंग. पैरेलल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है. तो इन सारी चीजों के लिए आपको ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम समझना पड़ेगा. मैं अभी तक की क्लास को रिकैप कर दूं. अगर आप एक एकेडमिक लेवल पर हैं तो हम एक सिंपल फोल्डर बनाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए. उसमें हम फाइल्स बनाएंगे. जब भी कभी आप कोई उसमें चेंज करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग फाइल में ही होता है. और कोई अगर आपसे ये कहे कि भाई आपने जो 10 डेज पहले जो काम किया था इस फाइल में वो वापस लेके आ जाइए, तो इट इज इम्पॉसिबल. वो नहीं आ सकता. आप उनकी अलग अलग कॉपीज नहीं बना सकते. मैंने यहां पर एक डायग्राम बना रखा है इसको समझाने के लिए. लेट्स सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मैं आपको बता रहा था, यानी कि जहां पर आप काम करते हैं, जिस फोल्डर में आप काम करते हैं, उसको हम वर्किंग डायरेक्टरी या वर्क स्पेस कहते हैं. लेट्स से दिस वन, ये आपका फोल्डर है. आपने क्लाइंट से सजेशन लिया, उसमें पहले ये चेंज किया, दूसरी बार में कुछ और चेंज कर दिया, तो सेम फोल्डर में ये चीज नहीं हो सकती. तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया इसमें कि भाई ये काम आप फोल्डर्स में मत करिए. एक रिपोजिटरी करके कॉन्सेप्ट होता है. प्लीज नॉर्मल फोल्डर की जगह पर हम लोग रिपोजिटरी का यूज करते हैं. और रिपोजिटरी जो होती है ना वो वर्जन कंट्रोल के अंडर में काम करती है. लेट्स से आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और अपने क्लाइंट को उसे दिखाया, ये पहली कॉपी है उसकी, वर्जन 1. एक्चुअली होता क्या है, हम लोकल मशीन पर कोई भी काम करते हैं, जो भी कुछ काम किया है उसे कमिट कर दीजिए आप. कमिट से क्या होता है, वो रिपोजिटरी में जाकर सेव हो जाता होगा, राइट, सेव हो जाता होगा. दूसरा डेवलपर होगा वो यहीं से फिर से चीजों को ले लेगा. यानी कि जो लोकल मशीन पर जो फोल्डर है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस डेटा को अगर आप सेव कराना चाहते हैं रिपोजिटरी में तो उसको कमिट कहते हैं. क्या कहेंगे, कमिट. और आपको फिर से वहां से कोई अपडेटेड कोड लेना होता है, उसको हम चेकआउट कहते हैं. क्या कहेंगे, चेकआउट. आपने पहला
वर्जन इसका बनाया, उसकी कोई एक कमिट आईडी बन जाती होगी, ये C1 इज द कमिट आईडी, इट कैन बी C001 एज वेल। ये वर्जन 1 है। आपने कुछ चेंजेस किए 2 फाइल्स में, कलर से ध्यान रखना, दिस इज द वर्जन 2, उसकी अलग कमिट आईडी होगी। फिर आपने तीसरी फाइल में तीसरी बार में कोई चेंज किया, फिर से आपने इसे कमिट किया, देखिए वो इस कलर में बताया। अब क्लाइंट आपसे कुछ भी कहे कि मुझे वर्जन 1 चाहिए, वर्जन 2 चाहिए, आपके पास उसकी अलग अलग कॉपीज मेंटेन्ड है, अलग अलग कॉपीज आपके पास क्या है, मेंटेन्ड है। और ऐसा नहीं है कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो सिंपल डेवलपर्स के लिए होता है, नो, इट इज फॉर एवरीबडी, जो भी कोई उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, चाहे वो एक आर्किटेक्ट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का मैनेजर हो। देखिए मैंने इस लाइन को लिखा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम always talks about files which contain the source code. Everyone required the version control system to maintain the different version of their document. हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर आपके काम लिख रहा हो तो एक एक्सेल सीट मेंटेन कर रहा होगा, बट उसे उसके भी तो अलग अलग वर्जन्स रखने पड़ेंगे ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आर्किटेक्ट है वो अलग से कुछ डॉक्यूमेंट डिजाइन्स तैयार कर रहा है, उसे भी उसके अलग अलग वर्जन्स रखने पड़ेंगे ना। टेस्टर लोग होते हैं जो हमारे बने हुए कोड को टेस्ट करते हैं, क्यूए कहते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट। जब आप कोड डेवलप करेंगे फिर उसको टेस्ट किया जाता है, तो वो टेस्ट की स्क्रिप्ट्स लिखते होंगे, उनके भी तो अलग अलग वर्जन्स होते होंगे। तो जिस किसी इंसान को अपने सारे चेंजेस को मेंटेन रखना होता है, उसकी हर कॉपी को मेंटेन रखना होता है, उसे इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैं ये तो जानता हूं कि एक फोल्डर में कैसे फाइल्स बनती हैं, a.java, b.java, c.java, बट मुझे ये नहीं पता कि हम ये जो रिपोजिटरी नाम की जो चीज है, इसमें हाउ वी कमिट, हाउ वी टेक द डेटा फ्रॉम देयर, इसके लिए मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। यहीं पर हम लोग क्या सीखेंगे, गिट। जहां ये डेटा जाता होगा उसको हम लोग गिट हब कहते होंगे। गिट इज वर्किंग एज अ क्लाइंट, ये क्लाइंट की तरह वर्क करेगा, और जो गिट हब होगा ना वो सर्वर की तरह काम करेगा। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं इसी डायग्राम को आप अपने दिमाग में रखना, राइट? टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम, देयर आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। वर्किंग डायरेक्टरी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग डायरेक्टरी? मैं इस डायग्राम को फिर से यहां पर रख देता हूं जिससे कि मैं आपको इसे जस्टिफाई कर पाऊं, राइट? सी, working directory where developers are required to create or modify the files. अरे भाई जहां पर वो काम कर रहा है वो उसकी वर्किंग डायरेक्टरी है। Here version control is not applicable, यहां पर वर्जन कंट्रोल एप्लीकेबल नहीं होता, नो वर्जन कंट्रोलिंग, कोई वर्जन कंट्रोलिंग नहीं होती है। Here we will not use the work like version 1 और version 2। तब जाके लोगों को किसकी जरूरत पड़ी, रिपोजिटरी की, where we have to store the files and metadata. Metadata, you know, data about data, data about data। जैसे ही आप कोई चेंज यहां पर डालते होंगे उसके वर्जनिंग होती रहती है, उसकी कोई एक प्रॉपर आईडी होगी, किसने काम किया है, कौन से चेंजेस किए, हर चीज की ट्रैकिंग होती है। दैट ट्रैकिंग रिकॉर्ड इज नोन एज द मेटाडेटा। हियर वर्जन कंट्रोल इज एप्लीकेबल। जब आप रियल टाइम पर कभी काम करेंगे तो आपको ये चीजें याद आएंगी कि हाँ यार डीडी सर ने ये चीजें हमें बताई थी, यू वुड लव इट। जब भी कभी आप डे वन किसी भी कंपनी में जाएंगे, सबसे पहले आपको गिट और गिटहब से सामना करना पड़ेगा। यहां पर देखिए वर्जनिंग वाला कॉन्सेप्ट हमको क्यों नहीं पता था, क्योंकि हम तो लोकल फोल्डर्स में काम कर रहे होते हैं ना। शायद अभी
थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता लग रहा हो, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग डायरेक्टरी? इट इज अ प्लेन फोल्डर जो आज तक आप करते आ रहे हैं, ये प्लेन फोल्डर है। आज मैंने आपको किसकी बताई? रिपोजिटरी इज ऑल्सो अ फोल्डर, बट इट इज हैविंग द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके पास एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय कमिट? आप कमिट से क्या समझते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स आपने बनाई हैं, उस डेटा को रिपोजिटरी में सेव करने के प्रोसेस को हम लोग कमिट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी टू द रिपोजिटरी। किसी भी फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी से रिपोजिटरी तक पहुंचाने के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग फाइल फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी टू द रिपोजिटरी, और वहां से इसके डेटा को लेना। अरे भाई, कल के लिए कोई नया डेवलपर आया, उसको वो सारा कोड आपको देना जो आपने अभी तक किया हुआ है उस प्रोजेक्ट में, उसी के आगे तो वो काम करेगा। तो वो चेकआउट लेता होगा। क्या लेता होगा? चेकआउट। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द आपको आने चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम रिपोजिटरी टू द वर्किंग डायरेक्टरी। आप कुछ करेंगे, उससे वहां पे कमिट करना होता है, उससे फिर से हमें वापस लेना होगा तो चेकआउट लेंगे उसका। कोई भी बंदा आपकी कंपनी में नया ज्वाइन करता होगा तो वो तो सबसे पहले चेकआउट ही लेता होगा ना। तो अगर आपसे टू बी प्रिसाइज ये पूछा जाए कि इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, तो इसका मेरी समझ में फर्स्ट फॉरमोस्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि वी कैन मेंटेन द डिफरेंट वर्जन्स एंड वी कैन चूज एनी वर्जन बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट जिस किसी वर्जन की बात करेगा, इससे पहले वाला अच्छा था या उस पहले वाले से भी कोई पहले वाला अच्छा था, आपके पास तो सारे वर्जन्स मेंटेन्ड है ना फ्रॉम द डे वन। आगे चल के आपको कुछ ब्रांचेस वगैरह के बारे में बताऊंगा। मास्टर ब्रांच होती है, फिर कुछ चाइल्ड ब्रांचेस होती हैं। वी वुड डिस्कस विद एवरी वर्जन कमिट वी कैन मेंटेन सम मेटा डेटा। जब भी कभी आप कोई नया चेंज करते हैं ना, तो आपकी ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जो नया चेंज किया उसमें क्या चेंज किया है आपने, जिससे इन योर एब्सेंस कोई दूसरा डेवलपर उसे देख रहा हो तो आप उसे पता हो कि भाई इस वाले कमिट में ये चीज आई होगी। कमिट मैसेज, ये पता लग जाता है उसमें कि किसने चेंज किया है, कब किया है और क्या क्या चेंजेस किए हैं। इजीली कोई भी पता लगा सकता है इसमें। डेवलपर्स कैन शेयर द कोड टू द पीयर डेवलपर्स। जो और साथ में जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनको इजीली आप, वो पेन ड्राइव का जमाना गया भाई, कि आप किसी को मेल भेज रहे हैं कि भाई इसमें सोर्स कोड है, तुम डाउनलोड कर लेना। नो, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन सेंट्रल प्लेस, रिपोजिटरी। मल्टीपल डेवलपर्स कैन वर्क इन कोलैबोरेटिव वे। एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करके इसमें काम कर सकते हैं। पैरेलल डेवलपमेंट चल सकता है और कोई किसी में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हम यहां पर लॉगिन बेस पर हम किसी को ज्यादा कंट्रोल दे सकते हैं, किसी को कम परमिशंस मिल सकती ऑन द बेसिस ऑफ द लॉगिन्स। आपका कोई क्रेडेंशियल होगा कंपनी में, आपको आपके ईमेल आईडी को कितनी परमिशंस देनी है, हु कैन रीड, हु कैन मॉडिफाई, हर काम हर एक नहीं कर सकता होगा ना। जो जूनियर डेवलपर्स होते होंगे वो मास्टर ब्रांच में कमिट नहीं कर पाते होंगे, तो आपको कमिट करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ती होगी। वो प्रॉपर मेल उसके पास चला जाता होगा, जो आपका बॉस है या जो मैनेजर है जिसके पास ज्यादा राइट्स हैं, वो आपके कोड को पहले सुपरवाइज करता होगा। इफ एवरीथिंग इज ओके तब वो कमिट करता हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसकी मैं बार बार आपसे विशेषता कर रहा हूं, जो इसके एडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमें क्या समझना है? टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम।
ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं. वन इज नोन एज द सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. ऑब्वियस है, फिर दूसरा तो आप बता ही देंगे, डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. पहले वाले का नाम क्या है? अगर कोई हमसे पूछे कि भाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम कितने तरह के होते हैं, सो इट इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी. वन इज व्हाट? वन इज सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेकंड वन इज नोन एज द डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. नाम से ही पता लग रहा है, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, the name itself indicate that this type contains only one central repository. Centralized, एक रिपोजिटरी होगी जो सेंट्रलाइज्ड होगी. मान के चलिए, इसके एक एग्जाम्पल से आप इसे समझने की कोशिश करें. दिस इज द सेंट्रल रिपोजिटरी, राइट? एक सेंट्रल रिपोजिटरी है आपके पास और ये 4 डेवलपर है. कंपनी छोटी है मान के चलिए, देयर आर 4 डेवलपर्स. ये इस डेवलपर का वर्क स्पेस है, ये इस डेवलपर का वर्क स्पेस है, एंड देयर आर 4 डेवलपर्स भी है, और ये मेरी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है. जब भी कभी कोई भी नया डेवलपर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले वो चेकआउट लेता होगा. उसे कौन से वाले वर्जन का चेकआउट लेना है? भाई, जो रिपोजिटरी की सबसे बड़ी विशेषता है, जो एडवांटेज है उसका, वो ये है कि वो हर वर्जन को मेंटेन करके रखता है. सो कोई भी नया डेवलपर आएगा, वो किसी भी वर्जन का चेकआउट यहां से ले सकता है. अब जो भी कोई वो चेंज करता होगा, और जो चेंजेस है, अगर उसको लगता है कि ये चेंजेस मुझे इस रिपोजिटरी में सेव करा देने चाहिए, उन्हें वो कमिट करा देता होगा. और ये सेंट्रल रिपोजिटरी होगी ना, जो सर्वर होगा हमारा, वो हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा कि किस डेवलपर ने क्या कोड लिखा है. और ये इस डेवलपर की जिम्मेदारी बनती है, वो कोई कमिट का मैसेज भी लिखेगा कि उसने इस वाले चेंज में क्या क्या किया है. दिस टाइप ऑफ दी बीसीएस का मतलब होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इजी टू सेटअप. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देखना. सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं: सीवीएस, एसवीएन, परफोर्स, टीएफएस, क्लियर केस. हो सकता है आपने ये नाम न सुने, क्योंकि अभी आप तो कॉलेज लेवल पर है ना, बट कोई जो एक्सपीरियंस डेवलपर होगा, वो ये चीजें जानता होगा. सो I was talking about the centralized version control system, right? The name itself indicates that this type contains only one central repository, and every developer should be connected to that repository. कोई भी डेवलपर आता होगा, उसे इस रिपोजिटरी से कनेक्शन बनाना पड़ता होगा. The total project code will be stored in the central repository. जो पूरा प्रोजेक्ट का जो कोड होता है, वो सेंट्रल रिपोजिटरी में जाके सेव हो जाता है. इफ 4 डेवलपर्स आर देयर, स्टिल वी हैव ओनली वन रिपोजिटरी. सेंट्रल रिपोजिटरी में क्या होता है? सारा डेटा, जानते हैं ये वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड कर देना किसी चीज को. बट आपको मैं इसमें एक प्रॉब्लम बताऊंगा. आप कभी बैंक वगैरह गए हो, राइट? आपके घर में कोई बैंक में हो, या आपने कभी कोई बैंक में काम करवाया हो अपना, तो कई बार आपने सुना होगा कि बैंक में जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो आपसे कहेंगे, यार भाई आज सर्वर डाउन है. आज बैंक का क्या डाउन है? सर्वर डाउन है. कहीं ना कहीं वो इस सेंट्रल रिपोजिटरी की बात कर रहा होता है, क्योंकि सारा कुछ तो कनेक्शन यहीं से है ना. कई बार नॉन टेक्निकली लोग होते हैं, यार नेटवर्क नहीं आ रहा, या नेटवर्क डाउन हो गया है. आप कोई फॉर्म वॉर्म भरने गए, आपने देखा हो, हमारे यहाँ तो ये आदत होती है कि लास्ट डेट कोई काम करते हैं हम लोग. इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी हो कभी,
तो वो लास्ट वाले दिन जरूर होती। तो आपने देखा होगा वेबसाइट ही, सर्वर ही डाउन हो जाता है उनका, क्योंकि लास्ट डे तो उस पर लोड रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद इट। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? सेंट्रल रिपोजिटरी इज द ओनली प्लेस, सेंट्रल रिपोजिटरी, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, इज द ओनली प्लेस वेयर एवरीथिंग इज स्टोर्ड। हर चीज उनकी यहां स्टोर होती है, और यही करप्ट हो गया मान के चलो, which causes the single point of the failure. If something goes wrong to the central repository, then recovery is very difficult. अरे भाई, पूरे प्रोजेक्ट का जो कोड है वो तो एक जगह रखा गया है ना, और यही मान के चलो फेल हो गया तो सारा डेटा ही बेकार हो जाएगा हमारा। All commit and checkout operations should be performed by connecting to the central repository via network. आपने देखा जितने भी डेवलपर्स हैं, उनको कुछ भी वहां पे सेव कराना है या वहां से कुछ लेना है, हर इंसान किससे कनेक्टेड है बताइए? सेंट्रल रिपोजिटरी से कनेक्टेड है। अब मान के चलो नेटवर्क आउटेज हो गया, ये नया टर्म आजकल लोग यूज करते हैं, पावर आउटेज, नेटवर्क आउटेज। इसका मतलब नेटवर्क चला गया। देखिए, इस सेंट्रलाइज्ड जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम था या जो है, उसके लिए नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। अगर नेटवर्क नहीं है तो काम नहीं होगा। All commit and checkout operations should be performed by connecting to the central repository via network. If network outage, network down हो गया मान के चलिए, then no version control to the developer. डेवलपर के पास तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो एक तरह से लोकली वर्क स्पेस फोल्डर में काम कर रहा है। That is, in this type, developer workspace and remote repository should be connected always. जो डेवलपर है उसका हमेशा सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसका एक ड्रॉबैक और है, अब किसी कंपनी में बहुत सारे डेवलपर्स हो गए, सो मेनी डेवलपर्स भी है, तो भी तो इस सेंट्रल रिपोजिटरी पर लोड बढ़ जाएगा ना इस पर। अभी तो चलो 4 डेवलपर हैं, बट कल के लिए 40 हो गए, 40 हो गए, तो क्या होगा? All commit and checkout operations should be performed by connecting to the central repository via network, and hence those operations will become slow, which causes the performance issues. क्योंकि लोकली तो कोई काम हो ही नहीं रहा, सारे काम रिमोटली ही हो रहे हैं हमारे। सो ये सारी ड्रॉबैक्स थी इसमें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल रिपोजिटरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स इफ नंबर ऑफ डेवलपर्स एंड फाइल्स व्हाट इंक्रीजेस, क्योंकि लोड एक जगह पर रहता है। तब जाकर एक नया कॉन्सेप्ट आया विच इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा पुराने जमाने में राजा वाजा होते थे। एग्जाम्पल हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी उसकी थोड़ी सी कम हो, बट होता है ना, जैसे एक रानी से कॉम्पेटेबिलिटी नहीं हो रही तो दूसरी शादी कर ली। ऐसा नहीं वो पहली रानी मर गई है, नो, शी इज ऑल्सो देयर, बट शी इज हैविंग सम लिमिटेशंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वहां पर सेंट्रल रिपोजिटरी थी, एक रिपोजिटरी है। अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड की बात बताने वाला हूं। नाम से ही पता लग रहा होगा, हर डेवलपर के पास अपनी एक अलग रिपोजिटरी होगी, जिसको हम लोकल रिपोजिटरी के नाम से जानते हैं। बिलीव मी, मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी आप ये टर्म समझ लीजिए थोड़े से, क्योंकि अभी तक जितने भी सालों से आप कोडिंग कर रहे हैं, आपने लोकल फोल्डर पर ही काम किया। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स द repository is distributed and every developer workspace contains a local copy of the repository. There is no question of the central one. मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं, see this diagram. हर डेवलपर के पास खुद का एक वर्किंग डायरेक्टरी, उसमें उसकी फाइल्स हैं,
बट उसके पास खुद के पास एक लोकल रिपोजिटरी भी है, जो कि वर्जन्स V1, V2, V3 कुछ भी कमिट करे या चेकआउट करे यहीं से कर रहा लोकल। जब भी कभी एक डेवलपर दूसरे डेवलपर से कनेक्शन में आता होगा तो अपनी लोकल रिपोजिटरी के डेटा को वो पुश करता होगा, पुश। ध्यान रखना, एक वर्ड मैंने यूज किया है कमिट और एक वर्ड मैंने यूज किया है पुश। एक वर्ड मैंने यूज किया है चेकआउट और एक वर्ड में यूज करने वाला हूं अभी पुल। जब कभी ये लाइन, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी डियर, जब कभी लोकल फोल्डर में जो फाइल में जो चेंज किया है उसको अगर आप लोकल रिपोजिटरी के अंदर, लोकल रिपोजिटरी में अगर सेव करा रहे हैं उसको कमिट कहते हैं, और लोकल रिपोजिटरी से ही वर्क स्पेस में आप कुछ ले रहे हैं उसको चेकआउट कहते हैं। बट जब कभी एक लोकल रिपोजिटरी जो कि एक डेवलपर जिसमें काम कर रहा है वो अपने कोड को किसी को देना चाहता है, दूसरे डेवलपर को, तो वो कहीं ना कहीं तो रिमोटली कांटेक्ट कर रहा है, इसको हम पुश कहते हैं। क्या कहेंगे? पुश। अगर आप किसी डेवलपर का डेटा लेना चाह रहे हैं किसी दूसरे डेवलपर का, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा? पुल वर्ड होगा। सो मैंने यहां पर इस डायग्राम से बताया कि देयर आर 4 डेवलपर्स, ये 4 डेवलपर्स है। एक का वर्क स्पेस ये है, एक का ये है। सर आप इसे डिसेंट्रलाइज्ड क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए वहां पर तो एक ही रिपोजिटरी थी ना, सेंट्रल, और यहाँ पे हर एक के पास अपनी अपनी है, तो मैंने इसे डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया ना। सो इसका मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसको प्लीज समझने की कोशिश करें। If 4 developers are there, then 4 repositories will be there. But इससे पहले आपने पढ़ा एक ही रिपोजिटरी थी ना। The checkout and commit operation will be performed locally. Hence performance is more good. अरे भाई जो कमिट और चेकआउट हो रहा है वो तो लोकली कर रहा है और यहाँ पे वर्जनिंग हो रही है उसकी। To perform the checkout and commit operation, network is not required. लोकल में नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती भाई। There is no question of single point of failure. Yes, but एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आपका काम कंप्लीट हो गया और आप किसी दूसरे डेवलपर को वो चीज शेयर करना चाहते हैं, so to perform the push and pull operations, to perform the push and pull operation, network must be required. ये तो कॉमन सेंस है भाई कि जब ये इससे रिमोटली कनेक्ट करेगा तो उसके लिए तो नेटवर्क चाहिए ना। बट these operations are not most common operations and we are performing very rarely. ये जो operations है ना वो कॉमन ऑपरेशंस नहीं है। ये पुल पुश का काम तो वीकली हो रहा होगा ना, मंथली हो रहा होगा ना, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मैं अभी आपको इससे भी बेहतर कोई सॉल्यूशन बताने वाला हूं, बट इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। let me recap it. Commit and checkout operation will be performed between workspace and repository. मैं उसकी एक कॉपी नीचे भी रख देता हूं यहां पे, आप इसकी एक कॉपी यहां पर कॉपी करो इसे, एंड गिव मी 1 सेकेंड, मैं ये लाइन जस्टिफाई करना चाहता हूं आपके साथ। सी, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। यस, नाउ इट इज ओके। मैं आपको इसे जस्टिफाई करना चाहता हूं, राइट? ये टर्म आपको बार बार काम आने वाले हैं। Commit and checkout operation will be performed between workspace and repository. देखिए ये उसका वर्क स्पेस है
जब वो डेटा सेव करा रहा होगा उसे कमिट कहेंगे, और वहां से जो डेटा ले रहा होगा वो चेकआउट हो रहा होगा। वर्क स्पेस में ही कमिट हो रहा है। देखिए कमिट करता है जब वर्क स्पेस से डेटा रिपोजिटरी में जा रहा होता है, देखिए ये रहा कमिट। और जब चेकआउट कर रहा होता है चेकआउट, तो रिपोजिटरी से डेटा कहां पे आ रहा होता है? वर्क स्पेस में। अब खुद से इस बात को समझे, जब कमिट किया तो वर्क स्पेस टू रिपोजिटरी, इस लाइन को जस्टिफाई कर रहा हूं, विच इज नोन एज व्हाट? कमिट। और जब यहां से डेटा हम यहां ले रहे होते हैं चेकआउट, देखो रिपोजिटरी से डेटा जब वर्क स्पेस में आ रहा हो, ये रिपोजिटरी थी, और जब वो वर्क स्पेस में आ रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? चेकआउट। ये पुल पुश क्या है? पुश एंड पुल ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बिटवीन रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ऑपरेशंस हो रहे हैं। पुश वन रिपोजिटरी टू द अदर वन, देखो एक रिपोजिटरी का डेटा दूसरे में जा रहा है। पुल वन रिपोजिटरी टू द अनदर रिपोजिटरी। ये मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगा कि बताइए कमिट में और पुश में क्या अंतर है। तो आप मुझे बताएंगे कमिट उसे कहते हैं जब वर्क स्पेस से हम रिपोजिटरी में चीजों को सेव करा रहे हो, और पुल उसे कहते हैं जब हम एक रिपोजिटरी के डेटा को दूसरी रिपोजिटरी में लेके जा रहे हो। आई थिंक यू गॉट इट। इफ यू गॉट इट देन प्लीज टाइप जीटी इन द चैट बॉक्स। टाइप जीटी गॉट इट इफ यू अंडरस्टैंड इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात बहुत दिनों तक समझ में नहीं आती भाई, कि कमिट में और पुश में क्या अंतर होता है। सो आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ लेना कि काम हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम विद रिमोट रिपोजिटरी। कंफ्यूज मत हो जाना, इससे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था कभी, सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी शायद आपको मेरे वीडियो से दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। सेंट्रल रिपोजिटरी एक ही होती थी, जहां बैंक वाले कहते हैं कि सर्वर डाउन है आज। ये वाली जो रिपोजिटरी है ना, सेंट्रल नहीं है, इट इज द रिमोट रिपोजिटरी। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लेट अस अज्यूम देयर आर 4 डेवलपर्स। मान के चलिए आप एक नए डेवलपर आए, राइट? यू आर अ न्यू डेवलपर, ऐसे करके आए, और आपको एक वर्क स्पेस मिल गया है, एक लैपटॉप दे दिया कंपनी ने, ये आपका वर्क स्पेस है। सबसे पहला काम क्या होता है पता है? आपको उस रिमोट रिपोजिटरी से पुल लेना पड़ता होगा, पुल। क्योंकि आप तो आए ना, पहली बार ही तो कंपनी ज्वाइन की है आपने, तो सबसे पहले हम लोग रिमोट रिपोजिटरी से पुल लेते होंगे। फिर आप यहां पर कुछ फाइल्स में कोड नए नए लिखते रहते होंगे जब आपको लगता है। बट आप ध्यान रखना, आपके पास जो आपने पुल लिया था, आपके पास खुद पर भी एक लोकल रिपोजिटरी थी। आप अपने लेवल पर कोई भी काम कर रहे थे तो कमिट वमिट कर रहे होते, क्योंकि आपको मैं ये बात बता चुका हूं कि आपको लोकली कुछ भी करना होता है वो कमिट होता है, और फिर से अगर आपको कुछ लेना तो चेकआउट कर लेते हैं। बट पहली बार जब आपने कोई कंपनी ज्वाइन की होगी पहली बार, तो आपको सबसे पहले रिमोट रिपोजिटरी से उसका पुल लेना पड़ता होगा, मास्टर ब्रांच से। तो मैं आपको इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, प्लीज, रिमोट रिपोजिटरी इज नॉट द सेंट्रल रिपोजिटरी। इस बात को बार बार मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है। उसकी भी जो शक्ल थी ना, जो उसका फेस था, वो ऐसा ही था। सी, एवरी डेवलपर हैज हिज ओन लोकल कॉपी ऑफ द रिपोजिटरी। कौन सी वाली? ये रही भाई। इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली। हर एक के पास अपना अपना डिस्ट्रीब्यूटेड है। कमिट एंड चेकआउट ऑपरेशन विल नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द रिमोट वन। अरे भाई ये कुछ भी कर रहा होगा तो अपने पे ही कर रहा है ना, कमिट और चेकआउट।
कमिट का मतलब होता है उसमें सेव करना, चेकआउट फिर से उसे ले लेना। Commit and checkout operation will not be performed on the remote repository and these will be performed on the local repository only. तो रिमोट रिपोजिटरी का यूज क्या है, ये लाइन थोड़ा सा आप पढ़ें, आखिर में रिमोट रिपोजिटरी का यूज क्या है। ये लास्ट लाइन है, द मेन जॉब ऑफ रिमोट रिपोजिटरी इज जस्ट टू शेयर आवर वर्क टू द पीयर डेवलपर्स। आपका कंपनी में कोई को वर्कर है, आपने जो भी कोई काम किया है यहां पे, अगर आप इस डेवलपर को देना चाहते हैं तो पहले आपको इसे रिमोट रिपोजिटरी में जाके पुश करना पड़ता होगा, पुश। दूसरा बंदा उसका फिर आपका पुल ले लेगा। द मेन जॉब ऑफ रिमोट, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ये रिमोट रिपोजिटरी है। सर पहले ऐसी तो सेंट्रल होती थी, यस ऐसी ही होती थी, बट इसे मैं रिमोट क्यों कह रहा हूं, लोकल तो यहीं पे है ना, इसके पास एक लोकल भी तो है। तो लोकली जब अपने पास ही उसको चीजों को रखना होता है तो वो कमिट करता है, और किसी दूसरे डेवलपर को अगर उसे कभी देना होता है तो वो उसको पुश करता है। हाई अवेलेबिलिटी, स्पीड एंड देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ द फेलियर आर द मेन रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस मॉडल। तो अगर मुझसे सर्वर की बात करोगे तो इसे गिटहब कहते हैं, राइट। ज्यादातर मार्केट में यही चलता है, और भी नाम है कुछ, मर्क्यूरिल, फॉजिल, दीज आर सम पॉइंट्स। सो आपसे मैं एक बात कहूंगा, जब आप इसे घर पर आप पढ़ें एक बार, तो आप इसमें कंफ्यूज कहां ना हो वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको ये बताया था, राइट, दिस वन, सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर, दिस वन। बट इस केस में आपने नोटिस किया होगा, इस केस में आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, कि जो डेवलपर था उसके पास कोई लोकल रिपोजिटरी नहीं है, यहां पे नहीं है। सारे लोग इसी से 24 घंटे इसी से कनेक्टेड हो रहे थे, तो यहां पे पुल पुश का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। डायरेक्टली यहीं पे आदमी कमिट कर रहा है, वहीं से चेकआउट ले रहा है। बट अगर मैं वेरी बॉटम जाऊं इन नोट्स के में, वेरी बॉटम, अगर मैं वेरी बॉटम जाऊं तो देखिए ऐसा ही फेस, जो शेप थी वो ऐसी ही तो थी, बट इसको मैं सेंट्रल रिपोजिटरी न कहकर क्या कह रहा हूं, इससे रिमोट रिपोजिटरी कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब हर डेवलपर के पास, जो ये डेवलपर्स हैं उनके पास एक लोकल रिपोजिटरी है, दे हैव दी लोकल रिपोजिटरी। जो भी कोई उनको काम करना होता है डे टू डे, वो यहीं से कमिट और रोल लाइक चेकआउट करते रहते हैं। ये रोल बैक वर्ड यूज मत करना, वो डेटाबेस में यूज होता है नॉर्मली। कमिट और चेकआउट करके मैंने वर्ड्स यूज किए थे। सो नीचे वाली लाइन को आपको ढंग से पढ़ना है कि सेंट्रल रिपोजिटरी इज नॉट द रिमोट वन, या रिमोट रिपोजिटरी इज नॉट द सेंट्रल रिपोजिटरी। Every developer has his own local copy of the repository. It is not centralized. Commit and checkout operation will not be performed on the remote one. वो लोकल पर ही होते हैं। रिमोट रिपोजिटरी का मेन टास्क बस ये था कि वो किसी भी पीयर डेवलपर को, को वर्कर को आपको अपना कोड अगर शेयर करना है तो फिर आपको उसे पुश करना पड़ता है फ्रॉम द लोकल रिपोजिटरी टू द रिमोट रिपोजिटरी। सो आपने इससे क्या सीखा, ये आप मुझे प्लीज, YouTube पर ये वीडियो में डालूंगा, आप मुझे ये कमेंट्स में बताएं, व्हाट इज योर लर्निंग, व्हाट इज योर लर्निंग। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। ये मैं अभी टेलीग्राम में ये नोट्स डाल दूंगा, वहां से आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।